नमस्कार। आप सभी का इस कथा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सुप्रसिद्ध लेखिका शिवानी की कहानी, जिसका नाम है सती। कहानी शुरू करने के पूर्व सती प्रथा के बारे में थोड़ी सी बातें। दोस्तों, हम सब राजा राम मोहन राय के नाम से अच्छी तरह परिचित हैं। भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में, पत्रकारिता के जनक के रूप में, भारतीय संस्कृति से पाश्चात्य देशों को परिचित कराने वाले प्रारंभिक व्यक्तियों में से एक राजा राम मोहन राय विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। राजा राम मोहन राय के बाद यह कार्य स्वामी विवेकानंद ने आगे बढ़ाया। राजा राम मोहन राय को आम जनता जाति प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, वृद्ध विवाह और सती प्रथा के विरोध के रूप में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए किए जाने वाले उनके कार्यों से जानती है। और राजा राम मोहन राय का सबसे बड़ा योगदान था सती प्रथा की समाप्ति। उन्होंने इस अमानवीय प्रथा के विरुद्ध निरंतर आंदोलन चलाया। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अनेक मंचों से कड़ी मेहनत के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस कुप्रथा को गैरकानूनी दंडनीय घोषित करवाया। सती प्रथा के समर्थक कट्टर लोगों ने इनके ऊपर हमले करवाए, इनकी जान लेने की कोशिश की गई, हिंदू विरोधी और सरकारी एजेंट होने तक का आरोप लगाया गया। पर अपने दृढ़ निश्चय और लगन से 1829 में सती प्रथा को बंद कराने में राजा राम मोहन राय सफल हुए। असल में भारत में कई राज्यों में इस प्रथा का चलन सदियों से था। विशेषकर बंगाल में औरतों को मृत पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। बाल विवाह की भी प्रथा थी, तो 50-60 वर्ष के व्यक्ति के साथ 12-14 साल की बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता, और अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो उस बच्ची को भी चिता पर बैठा दिया जाता था। परंपरा के नाम पर, रिवाज के नाम पर, धर्म के नाम पर समाज इसका पालन करता चला आ रहा था। इन सब कुरीतियों के विरोध करने के लिए राजा राम मोहन राय को सबसे पहले अपने ही परिवार और समाज से लड़ना पड़ा। पर वे इन सब के खिलाफ एक सैनिक की तरह डटे रहे और सफल हुए। सन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कानून बनाकर इसे दंडनीय अपराध घोषित किया। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की कहानी सती की। हुआ यूं कि लेखिका शिवानी अपनी रेल यात्रा के दौरान एक विदेशी महिला सहयात्री से मिलती हैं। वह सहयात्री उन्हें बताती है कि वो सती होने के लिए भारत आई है। यह सुनकर लेखिका हैरान हो जाती है। जिस अमानवीय प्रथा का अंत करने में राजा राम मोहन राय को इतना संघर्ष करना पड़ा, जिस प्रथा का अब वर्तमान में कोई नाम भी नहीं लेता, उस प्रथा के पालन के लिए यह स्त्री इतनी दूर से भारत आई है। आसपास के सभी यात्री उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। खुद लेखिका भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती। तो दोस्तों, क्या लेखिका उस महिला को सती होने से रोक पाती है, या वह महिला सती प्रथा का फिर से महिमा मंडन करने में सफल होती है? आइए सुने लेखिका शिवानी की कहानी सती। गाड़ी ठसाठस भरी थी। स्टेशन पर तीर्थयात्रियों का उफान सा उमड़ रहा था। एक तो माघ की पुण्यतिथि में अर्धकुंभ का मेला, और उस पर प्रयाग स्टेशन। मैंने रिजर्वेशन स्लिप में अपना नाम ढूंढा और बड़ी तसल्ली से अन्य 3 नामों की सूची देखी। चलिए, तीनों महिलाएं ही थीं। पुरुष सहयात्रियों के नासिका गर्जन से तो छुट्टी मिली। 2 महिलाएं आ चुकी थीं। एक, जैसा कि मैंने नाम से अनुमान लगा लिया था, महाराष्ट्रियन थी, और दूसरी पंजाबी। तीसरी मैं थी, और चौथी अभी आई ही नहीं थी। मैं एक ही दिन के लिए बाहर जा रही थी, इसी से एक छोटा बटुआ ही साथ में रखा था। आसपास बिखरे दोनों महिलाओं के भारी भरकम सूटकेस, स्टील के बॉक्स और होल्डाल देखकर मैंने अपने को बहुत हल्का फुल्का अनुभव किया।
वैसे भी मैं सोचती हूँ कि बॉक्स होल्डालहीन यात्रा में जो सुख है वह अन्य किसी में नहीं। चटपट चढ़े और खटपट उतर गए। न कुलियों की हथेली पर रखे द्रव्य को अवज्ञापूर्ण दृष्टि से देखकर ये क्या दे रही हैं साहब कहने का भय, और न ही सहयात्रियों के शिकायत की चिंता। मेरे साथ की महाराष्ट्री महिला ने अपने बड़े स्टील के बॉक्स के ऊपर एक चुनकर पिरामिड की तरह सजा दिए थे। लगता था प्रत्येक वस्तु के लिए स्थान और प्रत्येक स्थान के लिए वस्तु की उपादेयता में वे विश्वास रखती थी। स्वयं बड़ी शालीनता से लेटकर एक सीध में दो तकिए लगाए एक मराठी पत्रिका पढ़ने में तल्लीन थी। दूसरी पंजाबी महिला के पास एक सूटकेस, टोकरी और बिस्तरा ही था, पर तीनों बिखरे पड़े थे। उनका एक सुराहीदान, जिसकी एक टांग अधिकांश सुराहीदानों की भांति कुछ छोटी थी, बार बार लुढ़क कर उनको परेशान किए जा रहा था। वे बेचारी चश्मा उतार कर रखती, हाथ की जासूसी अंग्रेजी पुस्तक जिसे पढ़ने में उन्हें बहुत रस आ रहा था औंधी कर बर्थ पर टिकाती, झुंझलाकर सुराहीदान ठिकाने से लगाकर जैसे ही हाथ की पुस्तक में रस की डुबकी लगाती कि सुराहीदान फिर लुढ़क जाता। मुझे उनकी उलझन देखकर बड़ी हंसी आ रही थी। वैसे मैं उनकी परेशानी काफ़ी हद तक दूर कर सकती थी, क्योंकि सुराहीदान मेरे पास ही धरा था। मैं उसकी लंगड़ी टांग को अपनी बर्थ से टिकाकर लुढ़कने से रोक सकती थी, पर सुराही को ऐसी बेतुकी काठ की सवारी में साथ लेकर चलने वालों से मुझे कभी सहानुभूति नहीं रहती। पंजाबी महिला संभवतः किसी मीटिंग में भाग लेने जा रही थी, क्योंकि उनके साथ एक मोटी सी फाइल भी चल रही थी, जिसे खोल वे बीच बीच में हिल हिल कर कुछ आंकड़ों को पहाड़ों की भांति रटने लगती और फिर बंद कर उपन्यास पढ़ने लगती। उनकी सलवार, कमीज, दुपट्टा, यहाँ तक कि रुमाल भी खद्दर का था, और शायद उसी के संघर्ष से उनकी लाल नाक का सिरा और भी अबीरी लग रहा था। उनके चेहरे पर रौब था, लावण्य नहीं। रंग गोरा था, किंतु खाल में हाथ की बुनी खादी का सा ही खुरदुरापन था। उन्होंने अपना परिचय स्वयं ही दे दिया। वे पंजाब के विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए एक आश्रम की संचालिका थीं, हाल ही में विदेश से लौटी थीं और लखनऊ की किसी समाज कल्याण गोष्ठी में भाग लेने जा रही थीं। दूसरी सहयात्री महाराष्ट्री महिला के परिचय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। उन्होंने हम में से किसी को भी मैत्री का हाथ बढ़ाकर प्रोत्साहित नहीं किया। हाथ की अपनी पत्रिका को पढ़ती, कभी स्वयं ही मुस्कुराती और कभी गहरी उदासी से गर्दन मोड़ ले रही थीं। स्पष्ट था, किसी कुशल मराठी कथा लेखक की सिद्ध कलम का जादू उन्हें कठपुतली सा नचा रहा था। वे हमारे डिब्बे में होकर भी नहीं थीं। उनके गोरे रंग पर उनकी लाल शोलापुरी साड़ी लपटे सी मार रही थी। गोल परिपाटी से बांधा गया जूड़ा, कानों में 7 मोतियों के वर्तुलाकार कर्णफूल और गले में थी दुहरी लड़ का मंगलसूत्र, जिसे वे अभ्यासवश बार बार दांतों में दबा ले रही थीं। उनके सामान पर संभवतः उनके पति के नाम का लेबल लगा था, मेजर जनरल बनोलकर, और वास्तव में थीं वे मेजर जनरल की ही पत्नी होने के योग्य। पूरे चेहरे में दोनों आंखें ही सबसे ज्वलंत आभूषण थीं। वे कुछ भी बोल नहीं रही थीं, पर वे बड़ी बड़ी आंखें निरंतर हंसती, मुस्कुराती, परिचय देती, मजाक उड़ाती जा रही थी। कभी वे मुझे देखती, कभी उस पंजाबी महिला को, पर आंखें चार होते ही बड़ी अवज्ञा से दृष्टि फेर मंगलसूत्र दांतों में दबा पत्रिका पढ़ने लगती। गाड़ी ने सीटी दी और ठीक इसी समय हमारे साथ की चौथी महिला ने डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी जैसे उन्हीं के लिए रुकी थी। डांट डपट की फुफकारे छोड़ती गाड़ी चल पड़ी और उसी धक्के के साथ वह महिला फद्द से सीट पर लुढ़क पड़ी। उनके हाथ में बेंत की बनी एक छोटी सी टोकरी थी और हाथ में चौकोर बटुआ दबा था। उफ, लगता था गाड़ी छूट ही जाएगी। बाप रे बाप, कैसी दौड़ लगानी पड़ी।
मैं उन्हें देखती ही रह गई। समाज सेविका ने जासूसी उपन्यास बंद कर दिया। मराठी मोनालिसा ने चश्मा उतारकर हाथ में ले लिया और बैठ गई। हम तीनों की ही दृष्टि उस चौथी पर जम गई। दोष हमारा नहीं था, वह देखने लायक थी। हमारा घूरना उन्होंने भांप लिया। केमबेन, बहुत लंबी हूँ ना मैं? वह हंसी। 6 फीट 10.5 इंच, टू बी एग्जैक्ट, शायद भारत की सबसे लंबी नारी। चलिए, यह अच्छा है कि इस डिब्बे में आज हम चारों महिलाएं ही हैं, नहीं तो पुरुष भी मुझे बहुत घूरते। फिर वे दनादन हमारा इंटरव्यू लेने लगी। पहला प्रहार तो मुझ पर ही हुआ। समाज सेविका ने ठक ठक कर 2-3 रूखे उत्तरों के चांटे धर दिए। महाराष्ट्री महिला ने हिंदी नहीं जानता कहकर पीठ फेर ली, तो उस महिला ने अंग्रेजी में धारा प्रवाह भाषण झाड़ दिया। मुझे मदालसा कहते हैं, मदालसा सिंघानिया। कल ही प्रिटोरिया से आई हूँ अपने पति की मृतदेह लेने। मैं चौंक गई। समाज सेविका ने अपने रूखे व्यवहार पर लज्जित होकर चट आगे बढ़ उसके दोनों हाथ थाम लिए। कहा, अरे राम राम, कोई दुर्घटना हो गई थी क्या? उन्होंने बड़े दर्द से पूछा। मदालसा की वेशभूषा में वैधव्य का कहीं कोई चिन्ह नहीं था। वे लंबी होने पर भी पठानिन सी गठे कसे शरीर की लावण्यमयी यौवना थीं। उनके बाल किसी नामी सैलून में कटे सवरे लग रहे थे। अपनी धानी रेशमी साड़ी को वे हाफ पैंट की तरह ऊपर चढ़ा दोनों पैरों की पालथी मार आराम से जम गई। असल में पिछले वर्ष एक पर्वतारोही दल के साथ मेरे पति भारत आए थे। वहीं एक तूफान के नीचे दबकर उनकी मृत्यु हो गई। मैंने पूछा, अरे तो क्या मृतदेह अब मिली? हाँ, भारत सरकार ने मुझे सूचित किया तो मैं भागती आई। बर्फ में दबी देह, सुना है कि ज्यों की त्यों मिली है। मेरे बुने स्वेटर का, जिसे उन्होंने पहना था, एक फंदा भी नहीं टूटा। मृत पति की स्मृति ने उन्हें भाव विभोर कर दिया। बटुए से रुमाल निकाल वे कभी आंखें पोंछने लगती तो कभी अपनी नाक। बेचारी करती भी क्या। अचानक हम तीनों को बेचारी मदालसा का 1 वर्ष पुराना वैधव्य एकदम ताज़ा लगने लगा। तो क्या अब आप अपने हस्बैंड का डेड बॉडी लेकर प्रिटोरिया फ्लाई करेंगी? महाराष्ट्री महिला ने पूछा। नहीं बहन, मदालसा सीट पर लेट गई। एक लंबी सांस खींचकर कहा, मैं असल में सती होने भारत आई हूँ। हम तीनों को एक साथ अपने इस उत्तर का क्लोरोफॉर्म सुंघाकर सती ने एकदम आंखें मूंद ली, जैसे वह चाह रही थी कि अब हम उन्हें शांति से पड़े रहने दें। ऐसा भी भला किसी ने सुना था? इसी गुमे सुस्पष्ट उच्चारण में अंग्रेजी बोलने वाली 6 फीट 10.5 इंच की यह काया कल बर्फ में दबी पति की 1 साल पुरानी लाश को छाती से लगाकर जल भुनकर राख हो जाएगी? नहीं नहीं, आपको ऐसी मूर्खता करने का कोई अधिकार नहीं है। यह एक अपराध है, क्या आप नहीं जानती? खादीधारी महिला उठकर मदालसा के सिरहाने बैठी और ऐसे गंभीर भाषण की गोलीबारी झाड़ने लगी जैसे कि चिता सचमुच प्रज्वलित हो चुकी है और ये सती उस लपटों में कूदने को तत्पर है। भावावेश के दुर्बल क्षणों में स्त्री कभी कभी बड़ा बचपना कर बैठती है। इसका मुझे व्यापक अनुभव है। अभी हाल ही में मेरे आश्रम की 2 युवतियां ऐसी मूर्खता कर बैठी। मुझे ही देखिए, भारत विभाजन के समय मेरे पति की हत्या कर दी गई, पर क्या मैं सती हो गई? यदि मैं भी उस दिन आपकी भांति सती हो जाती तो क्या आज यह शरीर दीन दुखियों के काम आ सकता था? ना बैन ना, मदालसा ने करवट बदली। मैं तो सती होने ही भारत आई हूँ। हाय मेरा नील रतन, नीलू डार्लिंग, कहकर मुंह छिपाकर वह सिसकने लगी। आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। आपके पति के अंतिम संस्कार में सहायता कर आपको अपने आश्रम में ले चलूँगी। समाज सेविका ने अपने उदार प्रस्ताव का चुग्गा डालकर मदालसा को रिझाने की चेष्टा की। मदालसा बड़ी उदासी से हंसी। धन्यवाद बहन, पर ब्रह्मा भी अब मुझे अपने निश्चय से नहीं डिगा सकते। यह रोग हमारे खानदान में चला आया है।
मेरी परनानी तो राजा राम मोहन राय और सर विलियम बेंटिंक को भी घिस्सा देकर सती हो गई थीं। और नानी जी के लिए तो लोग कहते हैं कि नाना जी की मृतदेह गोद में लेकर चिता में बैठते ही स्वयं चिता धू धू कर जल उठी थी। फिर मेरी माँ और अब मैं। खैर हटाइए भी, पता नहीं किस धुन में आकर आप लोगों से कह गई। आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू। चलिए हाथ मुंह धोकर खाना खा लिया जाए। क्यों, क्या ख्याल है? उन्होंने अपनी कदली स्तंभ सी जंघाओं पर दोनों हाथों से त्रिताल का एक टुकड़ा सा बजाया। हम तीनों को एक बार फिर आश्चर्य में गोता लगाने को छोड़ वे टोकरी से एक स्वच्छ तौलिया साबुन लेकर गुसलखाने में घुस गई। उसके जाते ही हम तीनों परम मैत्री की एक डोर में गुंथ गए। मैंने मराठी महिला से पूछा, अजीब औरत है, क्या आप सोचती हैं कि यह सचमुच सती होने जा रही है? देखिए, मरने वाला ना कभी ढिंढोरा पीट कर नहीं मरता, वह हंसकर बोली। हमको तो इसका कुछ स्क्रू ढीला लगता है। उन्होंने अपने माथे की ओर उंगली घुमाई। इस जमाने में ऐसे कोई सती फती नहीं होता। क्षमा कीजिएगा, खादीधारी महिला ने बड़ी गंभीरता से कहा। मुझे औरतों का अनुभव आप दोनों से अधिक है। मैं ऐसी भावुक प्रकृति की भोली औरतों को चेहरा देखते ही पहचान लेती हूँ। आंखें नहीं देखी आपने? कितनी निष्पाप, पवित्र और उदार। मुझे पक्का विश्वास है कि पति की मृतदेह देखते ही यह वही मूर्खता कर बैठेगी जिसका यह खुलेआम ऐलान कर रही है। लगता है मुझे अपना प्रोग्राम कैंसिल करके इसके साथ जाकर पुलिस को खबर देनी होगी, तभी इसे बचाया जा सकता है। इतने में ही मदालसा हाथ मुंह धोकर ताजा चेहरा लिए आ गई। मदालसा ने अपनी टोकरी खोलकर नाश्तादान निकाल लिया। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही एक यात्री को खाते देखकर दूसरे सहयात्रियों को भी भूख लगाती है। तो बस क्षण भर में सती प्रथा पर चल रही बहस कपूर के धुएं की भांति उड़ गई और हम सब चटाचट नाश्तादान खोलकर नाश्ता करने लगे। मदालसा ने कहा, आइए ना एक साथ बैठकर खाया जाए। बड़े यत्न से उसने स्वच्छ नैपकिन बिछा छोटे छोटे स्टील के कटोरदान सजाने लगी। मैंने कहा, धन्यवाद, पर हमारे साथ भी तो खाना है, इसे कौन खाएगा? वाह जी वाह, उसे हम खाएंगी। ईश्वर ने यह 6 फीट 10.5 इंच दुर्ग आखिर बनाया किस लिए है? उनकी भुवन मोहिनी हंसी ने हमें पराजित कर दिया। वैसे भी हम तीनों ने एक दूसरी को काक दृष्टि से सती के घृत पकवान को आंखों ही आंखों में घूरते चखते पकड़ भी लिया था। सुनहरी मोयनदान कचौड़ियाँ थीं, मसालों की गहरी परत में डूबी सब्जियां थीं, रायता था, चटनी थी और थे ठास ठास कर बांधे गए मेवा जड़े बूंदी के लड्डू। यह तो सफ़र का खाना नहीं, अच्छा खासा विवाह भोज है। समाज सेविका की आंखों से लार टपक रही थी। बड़ी हैवी खाना लेकर चली हैं आप, उन्होंने कहा और कचौड़ियों पर टूट पड़ी। हम तीनों के पास भारतीय रेल यात्रियों के साथ युग युगांतर से चली आ रही वही पूरी तरकारी और आम के अचार की फांकी थी। अपना खाना खाया ही किसने? मदालसा के स्वादिष्ट भोजन को चटखारे ले लेकर हम तीनों ने साफ कर दिया और उधर वे अकेली ही हम तीनों के नाश्तादानों को जीभ से चाट गई। विधाता ने सचमुच ही उनके शरीर के दुर्ग में असीम गोला बारूद भरने के लिए अनेक कोष्ठ प्रकोष्ठों की रचना की थी। महातृप्ति के कई तार और मंद्र सप्तक की डकार लेकर हाथ मुंह धो मदालसा ने टोकरी में से एक मस्जिद के गुंबद के आकार का पानदान निकाला। यह मेरे नीलू ने मुझे बगदाद से लेकर भेंट किया था। उसे पान बेहद पसंद थे। इसी में से एक ढोली मगही पान और यह पानदान लेकर ही कल चिता में उतरूंगी। एक शहीदाना अदा से हम तीनों को घायल कर उन्होंने केवड़ा, इलायची और मैनपुरी सुपारी से ठसा बीड़ा थमाया। सती प्रथा पर फिर जोरदार बहस छिड़ गई। हाय मेरे अंतिम सफ़र की प्यारी साथिनों, तुम अब हमें नहीं रोक सकती। मदालसा लेट गई और बड़ी सधी आवाज में गाने लगी। अब मुझे लगता है कि उस गुजराती पद की व्याख्या उन्होंने संभवतः हमारे ही हित में किया था, क्योंकि जो गाना उन्होंने गाया था उसका अर्थ यह था कि जानकी नाथ भी नहीं जान सके कि सुबह क्या होगा।
चलो जी, अब सो जाओ सब। आज इस पृथ्वी पर मेरी यह अंतिम निद्रा है। बहस व्यर्थ है। चलो, गुड नाइट और बहुत प्यारे प्यारे सपने दिखे तुम तीनों को। सचमुच उसकी शुभकामनाओं ने जादू का असर किया। ऐसी नींद तो पहले कभी आई ही नहीं थी। और सपने, कभी लगता जगमगाते आभूषणों के ढेर में गोते खा रही हूँ, हीरे के हार से गर्दन टूटी जा रही, बाजूबंद अंगूठियों के भार से हड्डियां खिसक रहीं, और साड़ियाँ, क्या क्या रंग है, कैसा चिकना रेशम। इससे प्यारे सपने और क्या दिख सकते थे। पर सपनों का अंत भी समुद्र के ज्वार भाटे की भांति हुआ। वास्तविकता की अंतिम तरंग ने पटाख से हम तीनों को धोबी पछाड़ दी। आंखें खोली तो सती गायब थी। मिसेज वनोलकर बर्थ से उतरते ही लड़खड़ा गईं। हाय, मेरे स्टील का बॉक्स! उसमें तो मेरे विवाह का जड़ाऊ सेट था। लगता है वह सती की बच्ची हमें कुछ विष खिला गई। मेरा तो सिर फटा जा रहा है। कहते कहते उनका गला भर्रा गया। हाँ, ठीक ही तो कह रही थी। मुझे कोई जैसे सावन के झूले की ऊंची ऊंची पेंगे दे रहा था। पूरा डिब्बा गोल गोल घूम रहा था। पंखे के चारों ओर बल्ब, बल्ब के चारों ओर छत, छत के इर्द गिर्द रेशमी साड़ियाँ और भारी भारी आभूषण पहने स्वयं मैं लट्टू जैसे घूम रही थी। कभी जी में आ रहा था जोर जोर से हंसूं, कभी दहाड़े मारकर रोने को तड़प रही थी। बहुत पहले एक बार भाभी ने भांग खिलाकर ऐसी ही अवस्था कर दी थी। सुना है कि कुकुरमुत्तों को पीसकर बनाया गया विष भी ऐसे ही मीठे सपने दिखाता है। उनको खाते ही गहरी नींद आती है, जो कभी कभी कई कई दिनों तक नहीं टूटती। मीठे सपने दिखा सजग मनुष्य को अर्ध विक्षिप्त सा कर देने वाला यह अवश्य वही विष होगा। समाज सेविका दोनों हाथों से सिर थामे बिलख रही थी। हाय, मैं तो लुट गई। मेरे सूटकेस में आश्रम का 10,000 रुपया था। और मैं सहसा गोल गोल घूमते रेल के डिब्बे में गोल घूमते मेरे दिमाग ने मुझे सूचित किया, तुम्हारा बटुआ ले गई है, बटुआ। और ले भी क्या जाती। सामान तो कुछ था नहीं, 55 रुपए और एक फर्स्ट क्लास का वापसी टिकट। सती की चिता में मैं यही सामान्य सी घृताहुति दे पाई। चेन खींचकर गाड़ी रोकी गई। सचमुच ही समाज सेविका को पुलिस को खबर देनी पड़ी, पर सती को बचाने नहीं, पकड़वाने के लिए। वह मिल जाती तो शायद हम तीनों स्वयं उसकी चिता चुनकर उसे झोंक देती। पर कहना व्यर्थ है, आज तक पुलिस उस सती मैया के फूल चुन नहीं पाई है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सती। शिवानी की यही शैली है। सती से प्रारंभ करके वह हमें सीख देती हैं कि हमारा सहयात्री चाहे जो भी हो, यात्रा के दौरान हमारा सचेत और सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल के नए श्रोता हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।